प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। अब आगे आप भौतिक विज्ञान में व्यतिकरण के बारे में इसकी कुछ चीज़ें देखेंगे। तो देखिए व्यतिकरण होता क्या है। ठीक, व्यतिकरण क्या है कि जब समान आवृत्ति और आयाम की तरंगें किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, व्यतिकरण क्या है? समान आवृत्ति और आयाम की तरंगें जब किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? समान आवृत्ति समान आवृत्ति समान आवृत्ति समान आवृत्ति तथा आयाम की तरंगे किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं इसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तब कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, यानी समान आवृत्ति और आयाम की तरंगें जब किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे आप देखेंगे व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण के प्रकार व्यतिकरण के प्रकार। तो व्यतिकरण जो है यह दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है, जिन स्थानों पर तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण समान आवृत्ति और आयाम की तरंगें जब किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है।
इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या है? जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें हैं। प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें पेपर में पूछा जाता है। प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें, तो देखिए प्रकाश में व्यतिकरण की 5 शर्तें। प्रकाश में व्यतिकरण की कितनी शर्तें हैं? 5 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि प्रकाश स्रोत जो है क्या होने चाहिए? कला संबद्ध होने चाहिए। जब दो तरंगे जा रही हैं तो दो प्रकाश स्रोत होंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध होने चाहिए। प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए? कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरा देखिए क्या है, जब तरंगे जा रही हैं तो उनकी आवृत्तियां और तरंग दैर्ध्य क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तरंगों की आवृत्तियां एवं तरंग दैर्ध्य, तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंग दैर्ध्य बराबर होने चाहिए। आवृत्तियां और तरंग दैर्ध्य क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तरंगों के आयाम बराबर हों या फिर लगभग बराबर हों। तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए, ठीक है। चौथा, प्रकाश स्रोतों के बीच दूरी, प्रकाश स्रोतों के बीच दूरी कम होनी चाहिए। प्रकाश स्रोतों के बीच दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और 5वां शर्त है, प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण मतलब होता है पतले होने चाहिए, ठीक। 5 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? क्या प्रकाश स्रोत क्या है? कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरा, तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंग दैर्ध्य बराबर होने चाहिए। तीसरा, तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। चौथी शर्त है, प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। और 5वीं शर्त है, प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण मतलब क्या होता है? पतला होने चाहिए। तो आपने क्या देखा? व्यतिकरण क्या है? समान आवृत्ति और आयाम की तरंगें जब किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या है? जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती, कब होती है? जब समान आवृत्ति और आयाम की तरंगें किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो उनकी तीव्रता क्या होती है? कुछ स्थानों पर अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम वहां संपोषी व्यतिकरण, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम वहां पर विनाशी व्यतिकरण। अब प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें 5 शर्तें हैं।
पहला प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरे तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंगदैर्ध्य बराबर होने चाहिए। तीसरा तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। चौथा प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। और पांचवा प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण अथवा क्या पतले होने चाहिए। ठीक, अब देखिए इसी में आगे है कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत एक होता है कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत और कला आबद्ध स्रोत। ठीक, तो कला संबद्ध स्रोत क्या है कि ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनके कलांतर क्या हो स्थिर हो। ऐसे ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनके कलांतर स्थिर हो, जिनके कलांतर क्या हो स्थिर हो, उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। लग रहा तबीयत ज्यादा खराब। उदाहरण इसका है लेजर। उदाहरण इसका है लेजर। ठीक, कला संबद्ध स्रोत क्या है? ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनके कलांतर स्थिर हो उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण क्या है? जैसे लेजर। ठीक, देख लीजिए इतना पहले। आगे तरंगों के व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता का व्यंजक। परिणामी तीव्रता का व्यंजक। जो तरंगे हैं उनकी परिणामी तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए माना दो तरंगे जिनके आयाम क्या है A1 और A2। सीधे माना माना दो तरंगे जिनके आयाम A1 व A2 है। A1 व A2 है तथा कलांतर हाई है। कलांतर क्या है? हाई है। उनके बीच कलांतर क्या है? हाई है। तब तरंगों के विस्थापन पहली तरंग y1, तो यह क्या हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर आगे क्या है कलांतर लगा देंगे y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या कर देंगे फाइव। ये चीज हो गया। अब परिणामी विस्थापन निकाल देंगे। परिणामी विस्थापन अब परिणामी विस्थापन निकालेंगे तो y बराबर क्या बनेगा y1 प्लस y2। परिणामी विस्थापन y बराबर क्या मिलेगा y1 प्लस y2। तो y बराबर y1 की वैल्यू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
प्लस क्या कर देंगे फाई। अब देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या है फाई। हम यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला, इसमें इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो सीधे फार्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी का। तो ये होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यह फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला है, इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे उपयोग करेंगे। तो रख देंगे y बराबर ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब इसमें ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कास फाई, प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स ए टू रहेगा इंटू साइन फाई, यह चीज। अब देखिए क्या है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये चीज है। इसको अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमने क्या कर लिया कॉमन। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा ए वन प्लस यहाँ पे क्या बचा ए टू कास फाई, ठीक, प्लस इधर क्या है ए टू कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम लिख दें ए टू साइन फाई इंटू कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, यह चीज है। ठीक, इसको हम बना देते हैं समीकरण एक, या चाहे जो समीकरण एक बना देते हैं। ठीक, अब देखिए ए वन प्लस ए टू कास फाई है और ए टू साइन फाई, दो चीजें हमें मिला है। हम मान लेते हैं कि माना ए वन प्लस ए टू कास फाई और ए टू साइन फाई, दो चीजें। ठीक, ए वन प्लस ए टू कास फाई और ए टू साइन फाई, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं आर कास थीटा और इसको मान लेते हैं आर साइन थीटा। समीकरण इसको दो बना देते हैं, इसको क्या बना देते हैं तीन। अब दोनों समीकरण का वर्ग करके क्या करते हैं जोड़ दें। समीकरण एक तथा दो का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक, समीकरण दो तथा तीन का, समीकरण दो तथा तीन का वर्ग करके जोड़ने पर देखिए आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर कॉमन अगर हम कर दें तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह चीज बना। इधर ए वन प्लस ए टू कास फाई का वर्ग प्लस ए टू साइन फाई का वर्ग, यह चीज हो गया। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है, तो आर स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस टू ए वन ए टू कास फाई प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यह चीज बनेगा। अब देखिए ए टू स्क्वायर कास स्क्वायर फाई और ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एक साथ ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉमन कर लें तो कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस टू ए वन ए टू कास फाई, ये चीज बना। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी एक हो जाएगी। ठीक, तो अब हमें क्या मिलेगा अब हमें मिलेगा आर स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कास फाई, ये चीज मिलेगा। क्या मिल गया आर स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस क्या मिल गया कास फाई। अब देखिए
आयाम जो आयाम तीव्रता होती है, तरंगों की तीव्रता, वह आयाम के वर्ग की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तीव्रता तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तीव्रता आयाम के वर्ग की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इसलिए अगर हम परिणामी तीव्रता निकालें, परिणामी तीव्रता I बराबर क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर। आई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, के ए स्क्वायर, जहाँ के क्या है, नियतांक। ये क्या है, नियतांक। ये चीज हमें मिल गया। ठीक है, अब दो तरंगे हैं जिनके आयाम क्या है, A1 और A2 हैं, उनकी तीव्रताएं क्या बनेंगी, I1 और I2 यह बनेगी। तरंगों की तीव्रताएं I1 तथा I2 हैं। तरंगों की तीव्रताएं क्या है, I1 और I2 है, यानी I1 बराबर, चाहे K1 लिखे चाहे K लिखे, यानी नियतांक है तो K ही रहेगा, के A1 स्क्वायर। I2 बराबर क्या बनेगा, के A2 स्क्वायर। यह चीज बन जाएगा, यानी तब यहाँ से हमें I बराबर क्या मिल जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस, यही चीज है, क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो यह क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये चीज क्या हो गया, परिणामी तीव्रता का व्यंजक। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट cos फाई, यह चीज। ठीक, यह क्या हो गया, परिणामी तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए, परिणामी तीव्रता का व्यंजक हमने निकाला है। अभी तो समीकरण इसका निकालना है प्रगामी तरंग का। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, दो तरंगे हैं जिनके आयाम A1 और A2, आयाम क्या है, A1 और A2 है, और इसी स्थान पर इनका कलांतर क्या है, फाई है। तो इनके तरंगों के विस्थापन का समीकरण दोनों का लिख लिए। y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। परिणामी विस्थापन जोड़ देंगे, जोड़ दिए दोनों को, तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों में है, लेकिन यहाँ पे प्लस फाइव है, तो हम, और साइन बाहर है तो साइन ए प्लस बी का हमने फार्मूला लगा दिया, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन। पहले तो ऐसे ही रहेगा, दोनों में लगा दी। अब फिर देखते हैं कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक दो पद में है, तो उसको हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा यहाँ पे A1 और यहाँ पे क्या बचा A2 cos फाइव, और फिर यहाँ पे A2 साइन फाइव था, तो हमने A1 प्लस A2 cos फाइव बराबर R cos थीटा, A2 साइन फाइव बराबर R साइन थीटा मान लिया। फिर क्या किया, दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ दी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, फिर A1 स्क्वायर A प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2 A1 A2 cos फाइव प्लस यह A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव को एक साथ ले लिए, तो cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसकी वैल्यू 1, यानी A2 स्क्वायर बना। अब इसके बाद सीधे तीव्रता जो होती है वह आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो परिणामी तीव्रता I बराबर के ए स्क्वायर, तो के बराबर क्या हो गया, नियतांक। अब मान लेते हैं कि जो तरंगे माध्यम में प्रवेश कर रही हैं उनकी तीव्रताएं I1 और I2 हैं। ठीक, तो रख दिए इसी पर, यह चीज हो गया। अब देखिए हमने एक समीकरण बनाया था, अब देखिए समीकरण एक से अब देखिए समीकरण एक क्या है, R बराबर हमारा क्या मिला, A1 A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाइव। ठीक, और हमने देखिए यहाँ पर A1 प्लस A2 cos फाइव बराबर क्या मान लिया, R cos थीटा, A2 साइन फाइव बराबर हमने क्या मान लिया है, R साइन। तो यहीं पर हम रख देते हैं अगर समीकरण एक में यह मान, तो Y बराबर हमें क्या मिलेगा,
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो यही है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो यही है, ठीक। इंटू अब क्या हो जाएगा, आर कास थीटा, आर कास थीटा प्लस इंटू साइन फाई बराबर आर साइन थीटा, फिर क्या है, आर साइन थीटा हो गया इंटू कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, यह चीज ओमेगा टी माइनस के एक्स, यह चीज। अब देखिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, आर तो सब में है, ठीक। तो हमारा क्या मिल जाएगा, अब ये चीज मिला, देखिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यहाँ पे है उपयोग किया गया क्या, साइन ए प्लस बी का, यानी और आर दोनों में आर तो आर कॉमन हो गया, आर कॉमन हमने कर लिया, ठीक। तो क्या मिला, अब क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो गया साइन, ठीक। साइन क्या हो गया, ए, ए क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी क्या हमारा है थीटा, प्लस क्या हो गया थीटा, यह मिल गया। और यही जो हमारा है सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण, यही हमारा क्या है, सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है, यही हमारा क्या है, सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है, ठीक। अब देखिए, अब आया समझ में, सीधे दो तरंगे हैं, इनके आयाम a1 और a2, कलांतर क्या है फाई, ठीक। तो तरंगों का विस्थापन निकाल देते हैं, पहले तरंगों का विस्थापन कर दिए, ठीक। परिणामी विस्थापन y1 प्लस y2, हमें यह चीज मिला, तो वहां पर हमने साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, ठीक। फिर उसमें से हमने कॉमन कर लिया, कॉमन किए, कॉमन करने के बाद जो मिला उसको हमने मान लिया आर कास थीटा और आर साइन थीटा, फिर दोनों का वर्ग करके जोड़ दिए, तो हमें यह मिला। फिर यहाँ क्या है कि तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो परिणामी तीव्रता आई बराबर के ए स्क्वायर, तो के क्या हमारा है, नियतांक है। दोनों तरंगों की तीव्रता I1 और I2 हमको मान लेते हैं, तो यहाँ से I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई। एक फिर हमने एक समीकरण माना था, जो हमने माना था आर कास थीटा और साइन, वहां पे वैल्यू रख दिए इसकी, तो हमें क्या मिल गया, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या हो गया थीटा, और यही हमारा क्या है, सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण, ठीक। देख लीजिए इसे, अब आगे देखिए, जैसे परिणामी तीव्रताएं जो निकली है अधिकतम और न्यूनतम, यही संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण यूज किया जाता है, ठीक है। तब देखिए हमारा क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण और क्या है, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, दो व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अब देखिए संपोषी व्यतिकरण क्या है, तीव्रता अधिकतम, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है, तीव्रता अधिकतम, और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या है, तीव्रता न्यूनतम, ठीक। अब देखिए तीव्रता अधिकतम है, कास के रूप में है, तो कास फाई बराबर +1, और इसमें कास फाई बराबर -1, यह चीज, यानी कलांतर फाई जो हम निकाल रहे हैं वह +1 होगा तो तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, और -1 होगा तो हमारी तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम। तो अब जो यह फाई है यह क्या मिलेगा हमें, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके से, और इसमें क्या मिलेगा फाई बराबर
क्या मिलेगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक, यह चीज हो गया। अब कलांतर निकालना है। कलांतर, कलांतर हमारा क्या मिलेगा, 2m पाई, 2m पाई, और m बराबर क्या मिलेगा, m बराबर 0, 0 मिलेगा। इसके बाद 1 2 3 रख देंगे, 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके। और यहाँ पे cos फाई के लिए 2m-1 कर देंगे, कलांतर, कलांतर 2m-1 इंटू पाई, यह चीज। और यहाँ पर हम 1 2 3 रखेंगे, कलांतर m बराबर क्या रखेंगे, m बराबर 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से रख। कलांतर हो गया। इसके बाद पथांतर, इसके बाद क्या है, पथांतर। देखिए पथांतर क्या होता है, लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर, लैम्डा इंटू 2 पाई बराबर क्या होता है, कलांतर। अब लैम्डा अपान 2 पाई, कलांतर रख देंगे 2m पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यम लैम्डा। पथांतर क्या मिलेगा, यम लैम्डा, यह हो जाएगा। और यहाँ पर पथांतर निकालेंगे, पथांतर तो क्या हो जाएगा, λ/2 इंटू कलांतर रखेंगे, यानी 2m-1, 2m-1 इंटू लैम्डा अपान 2 पाई। ठीक, यह चीज मिलेगा। इसको हम लिख देंगे 2m-1 इंटू λ/2, यह चीज हो जाएगा। ठीक, 2m-1 इंटू λ/2 हो जाएगा। यहाँ से पाई कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद 2m-1 इंटू पाई रखिए, फिर पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, यह चीज। अब अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता क्या निकालनी है, अधिकतम और न्यूनतम। आई मैक्सिमम हमारा क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। और यहाँ पर क्या बनेगा, I1 प्लस I2 -2 अंडर रूट I1 इंटू I2, यह चीज। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो यह हमारा क्या बनेगा, आई मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और इधर आई मिनिमम बराबर क्या मिलेगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यह चीज हो जाएगा। ठीक, तो यह हमारा है। इसमें कभी कभी तरंगों की तीव्रता आयामों के रूप में, या इस पे अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, न्यूमेरिकल इस पे पूछे जाते हैं। देख लीजिए इसे। अब चौड़ाई का व्यंजक निकाल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। अब देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक है, हम मान लेते हैं कि कोई एक वर्णी प्रकाश है। ठीक, यस, यह आपतित हो रहा है, एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश।
यह आपतित हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा है 2 छिद्र हैं, S1 और क्या है, S2 है, ठीक है। S1 और S2 है, जिनके बीच की दूरी हमारी क्या है, स्मॉल d। बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है, यह चीज। अब यह हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से मध्य में एक पर्दा लगा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं P है, P पर्दा, Q पर्दा, और यह क्या है, R पर्दा, यह मान लीजिए, ठीक है। या तो ABC कर A कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए B, और यहाँ पे क्या कर दीजिए C। 3 पर्दे, यहाँ पर हमें फ्रिंजें प्राप्त हो रही, ठीक। अब पर्दे के किसी बिंदु पर मिल रही है, ठीक। और यहाँ इसको डॉटेड मिला देते हैं, यह बिंदु क्या है, P है, ठीक। और इस पर हम एक लंब डाल देते हैं, स्मॉल d, ठीक। स्मॉल d क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, थीटा यहाँ पे कर देंगे, ठीक। यह P हो गया, यह क्या हो गया, O हो गया। इसकी दूरी हम मान लेते हैं, P से O की दूरी x मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं, पर्दे से पर्दे के बीच की जो दूरी है वह कैपिटल D मान लेते हैं, और यह दूरी क्या है, जो है स्मॉल d है, ठीक है। तो सीधे हम निकालेंगे S1 और S2 को P पर पहुंचने में कालांतर, या सीधे तरंगों का P पर पहुंचने में कालांतर, ठीक। कालांतर क्या हो जाएगा हमारा, S1P, और हमारा क्या है, S2P, ठीक है। अगर हम S2P में से S1P को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे S1 S2 A पे यहाँ पे कर दिए है ना, D भी है, E मान लीजिए, ये क्या हो गया, E है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, S2E, क्या मिलेगा, S2E मिलेगा, ठीक है। यह चीज हो गया कालांतर। अब यदि कोण बहुत छोटा है, कोण क्या है, बहुत छोटा है, जब कोण क्या है, बहुत छोटा है, ठीक। तो हमारा थीटा बराबर क्या हो सकता है, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर हमारा क्या बन सकता है, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा क्या बन सकता है, टेन थीटा। तो सीधे त्रिभुज S1 S2E में साइन थीटा निकाल देंगे, हम क्या निकाल देंगे, साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा जब निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, S1E बटे, यह लंब हो गया, हमारा कर्ण क्या बनेगा, S1 S2, यह बन जाएगा S1 S2, यह चीज हो गया, ठीक। अब इसके बाद ले लेंगे त्रिभुज, हम ले लेते हैं, एक बिंदु नहीं लिख, एक ये वाला बिंदु, यहाँ पर भी कोण O है, P है, O P Q, त्रिभुज ले लेते हैं QPO में, त्रिभुज QPO में, ठीक है। त्रिभुज QPO में निकाल दीजिए टेन थीटा, यहाँ पे कोण जो बनेगा थीटा इसके लिए, ठीक है। अब लंब बटे आधार PO बटे QO, ठीक। हमारा क्या है, साइन थीटा बराबर टेन थीटा है, ठीक।
तो क्या हो जाएगा, S1E अपान S2 S1 S2 या S2 S1 जो भी लिख दीजिए बराबर PO बटे QO। तो S1E बटे S1 S2 की दूरी क्या है D, PO क्या है X और QO क्या है कैपिटल D। तो S1E बराबर हमारा क्या मिला, कैपिटल X इंटू स्मॉल d बटे कैपिटल D। यह हमारा मिला, ठीक है। S1E बराबर कैपिटल X इंटू D बटे कैपिटल D। यह क्या है, तरंगों के बीच क्या है, कलांतर। तरंगों के बीच क्या है, कलांतर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, निकालना हमें है फ्रिंज की चौड़ाई। तो पहले दूरी निकाल दीजिए फिर चौड़ाई। तो दीप्त फ्रिंज बराबर क्या होता है, सीधे दीप्त फ्रिंज यानी तीव्रता अधिकतम, दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए क्या होता है, यह क्या बनेगा, यम लैम्डा। यम लैम्डा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। यह चीज हो जाएगा, ठीक। तो यहां से चाहे जो आप निकाल सकते हैं, दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी, दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी, दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी कैपिटल एक्स बराबर अगर निकालना है, ठीक है, तो यम लैम्डा इंटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, यह चीज हो जाएगा। अब अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अब अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होता है, 2m माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2 कैपिटल एक्स स्मॉल डी बटे क्या होता है कैपिटल डी। तो यहाँ से x बराबर अगर हम निकाल देंगे तो हमारा सीधे क्या हो जाएगा, 2m माइनस 1 इंटू कैपिटल डी लेमडा अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल डी। यह चीज हो गया, यह चीज, यह हो गया दूरी, ठीक है। अब फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई। अब देखिए फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। क्या है, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे W से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। तो हम पहली दीप्त फ्रिंज मान ले रहे हैं यक्सियम है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यम इंटू डी लेमडा अपान स्मॉल डी, यह चीज बनेगा। अब क्रमागत एक अधिक कर देते हैं, यम प्लस 1, तो यम प्लस 1 इंटू डी लेमडा अपान स्मॉल डी। अब दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे, यम प्लस 1 है, ठीक। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर यक्स यम प्लस 1 माइनस यक्स यम। तो W बराबर यक्स यम प्लस 1 क्या है,
m+1 इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस m इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी लैम्डा से गुणा कर देंगे तो W बराबर m इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी प्लस डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस m इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यह क्या हो गया, कैंसिल। तो W बराबर हमें क्या मिल गया, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, यह चीज। ठीक, देखिए सीधे दूरी पथांतर यहाँ से हमने निकाला, यह कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। तो यह हमें क्या मिला, तरंगों के बीच कलांतर मिला। फिर हम क्या, फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक, फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालने के लिए दीप्त फ्रिंज यानी जिनकी तीव्रता अधिकतम होती है उसे दीप्त फ्रिंज कहते हैं। m लैम्डा बराबर ये हो गया। ठीक है, तो ये x बराबर निकाल दिया। अदीप्त फ्रिंज 2m-1 लैम्डा अपॉन 2x डी अपॉन कैपिटल डी। ये चीज फ्रिंज चौड़ाई पूछी जाती है, तो दो क्रमागत दीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले के लिए xm बराबर m लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, फिर m+1 कर देते हैं, फिर दोनों को हम क्या कर दिए, घटा दिए। तो घटा दिए तो ये माना इसको गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, कैंसिल। तो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल, हमने दीप्त से निकाला, आप अदीप्त से भी निकाल सकते हैं, सेम चीज आएगा। क्योंकि कहा गया है दो क्रमागत दीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक, बस।